अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, जैसा कि आपको बताए थे कल कि अभी हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है ना कि हमारे शरीर में ब्लड के अतिरिक्त 3 तरह का सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ब्लड के अतिरिक्त 3 तरह का सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सर्कुलेटरी फ्लूइड से मेरा मतलब है कि ऐसा तरल जो सर्कुलेशन में जाता है उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो इसमें ब्लड है, दूसरा लिम्फ है और तीसरा टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये होता है। अब कुछ नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड भी होता है। नॉन सर्कुलेटरी मतलब ये हमारे शरीर में फ्लो नहीं करता है, एक जगह स्टैग्नेंट स्थिर रहता है। तो नॉन सर्कुलेटरी या नॉन सर्कुलेटिंग जो फ्लूइड है जो हमारे शरीर में स्थिर रहता है वो है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। दूसरा विट्रस ह्यूमर। ये आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। हमारे आंख में होता है विट्रस ह्यूमर। तो ये जो है ये हमारे जोड़ों में, जैसे मान लीजिए घुटना है, उसमें घुटना में एक फ्लूइड होता है। जैसे जो घुटना में आप देखे होंगे गोल वाला जो हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं पटेला या नी का, तो उसके नीचे रहता है ये साइनोवियल फ्लूइड। तो ये खत्म हो जाने से, ड्राई हो जाने से हम लोग का घुटना घिसने लगता है। ठीक है, तो ये स्थिर रहता है, मतलब इसमें सर्कुलेटरी नहीं है, मतलब सर्कुलेटिंग नहीं है। और आंख में जो होता है ये भी सर्कुलेटरी नहीं है, ये हमारे आंख में केवल रहता है। तो ये आप समझ गए। अब क्या है ना कि हम लोग ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि ब्लड जो है इसका दो हिस्सा है। आपको बता दें, जैसे हम लोग चीनी पानी का घोल है, तो चीनी पानी के घोल में जैसे पानी हो गया फ्लूइड, ठीक है, और चीनी हो गया मॉलिक्यूल। तो उसी प्रकार से हमारे ब्लड में दो चीज है, फ्लूइड है मतलब तरल भाग है, और जैसे चीनी है मॉलिक्यूल, तो उसी तरह का एक भाग है। तो इस तरह से हमारे ब्लड में दो पार्ट है। ये समझ में आया कि फिर से रिपीट कर दे? अच्छा, तो क्या है ना कि जैसे हमारे ब्लड में दो चीज है। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण से बताने की कोशिश की कि चीनी पानी का घोल जैसे है, तो उसमें पानी है फ्लूइड तरल और चीनी है मॉलिक्यूल मतलब अणु, या हाँ अणु। तो उसी तरह से हमारे ब्लड में दो हिस्सा है, फ्लूइड पार्ट मतलब तरल भाग और कुछ सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट में जैसे, या उसको हम लोग आणविक भाग भी कह सकते हैं। तो इसमें दो हिस्सा है, फ्लूइड पार्ट मतलब तरल भाग, और दूसरा है
इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर पार्ट। जैसे भी हम आपको उदाहरण से बताए, चीनी मॉलिक्यूल है, उसी तरह से ये मॉलिक्यूलर पार्ट। तो ये जो है ये 55 से 60% होता है फ्लूइड पार्ट, और ये होता है 40 से 45%। ठीक है। अब ये क्या है, इसको कहते हैं, ये जो फ्लूइड पार्ट है इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है इसको जरा बता दें, इसको बता दें। ठीक, तो इसको बता दे रहे। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है ये अभी आपको बताएंगे। ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92% होता है पानी, जल। 90 से 92% जल, 7 से 8% होता है प्रोटीन, और 1% के आसपास होता है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल, अकार्बनिक पदार्थ। और कुछ बहुत कम होता है, एकदम कम, थोड़ा। तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा चीज होता है। इसी जो कम वाला हिस्सा है उसमें होता है एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड, ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद हार्मोन, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद फिब्रिनोजेन। ठीक है। उसके यूरिया, ये सारा होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल में बेसिकली होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या हो गया, बेसिकली सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं, और ये NaSCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप याद रखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा में कितनी चीजें होती है, 90 से 92% वाटर, 7 to 8% प्रोटीन, 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर ट्रेसेस में हो गया एमिनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन और यूरिया, और बहुत सारा चीज। अब एक चीज और याद रखें आप कि ब्लड प्लाज्मा से जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये क्या है, फिब्रिनोजेन। क्या एक्सट्रैक्ट कर दिए, इससे फिब्रिनोजेन जब हम लोग निकाल देते हैं तो इसको कहा जाता है सेरम। क्या कहते हैं इसको? सेरम। ठीक है। अब इसको तो हम लोग केवल अभी पढ़े ब्लड का फ्लूइड पार्ट। ठीक है, इसको बता देना। चलिए ठीक, देखिए अब सेलुलर पार्ट जो है उसमें 3 चीजें हैं। पहला आरबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसको बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है। दूसरा ल्यूकोसाइट, WBC,
व्हाइट ब्लड सेल, ये हो गया आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये डब्ल्यूबीसी हो गया व्हाइट ब्लड सेल, इसको व्हाइट सेल भी कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट, ठीक। और तीसरा चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में थ्रोम्बोसाइट। तो लाल रक्तकण, ये श्वेत रक्तकण, ये ब्लड प्लेटलेट्स, इन सबका बायोलॉजी में ये नाम है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे पहले आरबीसी के बारे में, ठीक। इसको मिटाएं, चलिए पहले हम लोग अभी आरबीसी के बारे में जानेंगे। अब देखिए आरबीसी जो है, पहले इसके बारे में हम लोग ये जान लें कि ये या एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये क्या है ना, इसका ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है, देखिए जो फीटस मतलब जो भ्रूण होता है, फीटस भ्रूण, उसमें ये बनता है लीवर और स्प्लीन में। ये कहाँ बनता है, लीवर और स्प्लीन में। और जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये किसी भी बोन में बनता है, किसी भी बोन के बोन मैरो में बनता है, किसी भी बोन के बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है, किसी भी हड्डी के अस्थि मज्जा में, समझे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये अस्थि मज्जा में बनता है, किसी भी हड्डी के। और 5 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं, मतलब हम लोग या आप लोग, तो उसमें ये लॉन्ग बोन मतलब लंबी हड्डी के अस्थि मज्जा में ये बनता है, ठीक है। क्या बनता है, लंबी हड्डी के अस्थि मज्जा में, ठीक है। और अब ये बनता है तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जितना सेल, ये भी सेल है ना, रेड ब्लड सेल, तो जितना सेल है वो मरता है, एक्सेप्ट ब्रेन का सेल छोड़ करके जितना सेल हमारे शरीर में वो कभी न कभी मरता है। पहले तो मरता है तो इसका लाइफ स्पैन कितना, मतलब इसका जीवन काल कितना है, इसका जीवन काल कितना, मतलब कितना दिन तक ये जिंदा रहता है, तो इसका जीवन काल है 120 दिन, ठीक है। तो ये जब मरता है तो कहाँ मरता है पहले ये बता दें, इसको बता दें। देखिए मरता है आमतौर पर लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। कहाँ मरेगा, लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, कहाँ मरा, लीवर और स्प्लीन में। अब पहले ये बता दें आपको कि ये इसका शेप क्या है, शेप मतलब इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति है स्फेरिकल बाय कनकेव, बाय कनकेव, इसका मतलब हुआ गोली
द्विअवतली। आप समझ लीजिए कि एक बड़े तरबूज को हम लोग पीछे दोनों तरफ से अंदर तक काट ले, लेकिन मिलना नहीं चाहिए। तो उस तरह से जो जिस तरह का शेप हुआ, कनकेव है दो तरफ से, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसका शेप हो गया स्फेरिकल बाइकनकेव गोली द्विअवतली। अब क्या है ना कि इसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, मतलब इसमें एक वर्णक होता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट। या आप सिंपल चीज ध्यान रखिए, इसमें ये हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक। अभी हेमोग्लोबिन जो है दो चीज से बना होता है, हेमीन और ग्लोबिन। तो हेमीन ये हो गया आयरन, हेमीन क्या हुआ, आयरन। अब ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन। ग्लोबिन क्या हुआ, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। तो जब ये मरता है, अभी बताया कि मरता है ये लीवर स्प्लिन में, तो ये जब मरता है तो इसको, इसका जो ये वाला पोर्शन है, क्या चीज, आयरन, आयरन को लीवर जमा कर लेता है, ठीक है। और प्रोटीन जो है ये बाइल के पिगमेंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और ये हमारे फूड में चला आता है। ध्यान रखिएगा, जब क्या होगा कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, नष्ट होगा, तो हेमोग्लोबिन का जो आयरन वाला हिस्सा है ये लीवर में रह जाएगा। ये कहाँ रह जाएगा, लीवर में। और ये ग्लोबिन जो है ये बाइल के पिगमेंट में बिलीरुबिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फूड में चला जाएगा, भोजन में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि इसका काम क्या है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए क्या है ना कि इसका, इसमें चूंकि ये भी आरबीसी एक सेल हुआ ना, रेड ब्लड सेल, तो एक सेल में हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि सेल में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, और गोल्गी बॉडी वगैरह वगैरह। तो अब चूंकि ये भी सेल है तो इसमें ये सब चीज होना चाहिए, लेकिन इसमें ये सब चीज नहीं है। क्या क्या नहीं है, तो पहला इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसमें क्या चीज नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब देखिए इससे फायदा क्या क्या है। पहला चीज, इसका काम बेसिकली है आरबीसी का कि हम लोग जो सांस लेते हैं लंग्स में, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन गया उसको ले जाएगा हमारे सारे सेल तक, ठीक है, सभी कोशिकाओं तक ये पहुंचाएगा क्या चीज, ऑक्सीजन। तो अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो कल आपको हम बताए थे ये रिएक्शन C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 30 ATP। तो ये क्या करता है कि इस तरह के रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसको यूज कर लेता है, किसको,
ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लिए तो उसको ले जाने के बदले ये ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो इसको यूज कर लेता, इसलिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, और क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। अब देखिए इससे क्या फायदा होता है। अभी हम आपको बताया कि इसकी आकृति होती है स्फेरिकल बायकनकेव, गोली द्विअवतली। अब ऐसी आकृति होने से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया हो गया बहुत ज्यादा, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरे जगह तक, डिफरेंट सेल तक पहुंचाएगा। तो चूंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसका सरफेस एरिया और बड़ा हो गया। ठीक है। तो चूंकि अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस को ही ये भोजन पानी पहुंचाता है, उसका वेस्ट मटेरियल को निकालता है ये। तो चूंकि ये है नहीं तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये नहीं होने के कारण फायदा ये होता है कि ये मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, और इसको कई छोटे छोटे ब्लड कैपिलरी से, मतलब छोटे छोटे रक्त केशिका नली से ये पास करने में इसको आसानी होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना है कि इसको ये चीज नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसके पास केंद्रक नहीं है। ठीक है। अब क्या है ना, ये कैसे कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। तो देखिए क्या है ना, आपको पता होगा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन, मान लीजिए अभी आप खरीद के एकदम नया आयरन का टुकड़ा आप अपने घर में कहीं रख दीजिएगा, तो क्या होगा देखिएगा 2-4 दिन में उसमें एक ब्राउन ऐसा लेयर हो गया है, उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। ठीक है। वो क्या है, तो वो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का वो कंपाउंड है। क्या क्या चीज है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो होता ये है कि आयरन बहुत तेजी से वाटर से भी और ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, तो इसलिए इसमें आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, उसका ये जो हेमीन पार्ट है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। ठीक है। और ये बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इसी के रूप में ऑक्सीजन को आरबीसी हमारे सभी कोशिकाओं तक, सेल तक पहुंचाता है। सभी कोशिकाओं तक ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में आरबीसी पहुंचाया ऑक्सीजन को। अब ये होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब ये मतलब स्थायित्व इसमें नहीं है। ये फिर जैसे ही सेल के पास पहुंचता है, मतलब कोशिका के पास पहुंचता है, ये टूट जाता है ऑक्सीजन में और हेमोग्लोबिन में। ये क्या चीज टूटेगा, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में। अभी हम आपको बताइए ऑक्सीजन फिर इस रिएक्शन में इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। क्या बताया कि ऑक्सीजन के साथ आरबीसी का हेमोग्लोबिन रिएक्शन किया और बनाया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में, और सेल इसको यूज करता है एनर्जी बनाने के लिए, ऑक्सीजन को ऊर्जा बनाने के लिए। अब इस प्रक्रिया में अब ये निकला कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से बाहर करना है। ठीक है। तो अब हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा और बनाएगा कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, देखिए क्या बताया आपको कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से रिएक्शन किया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है,
तो ये सेल के पास पहुंचा तो ये टूट गया ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में। अब ऑक्सीजन का उपयोग करके सेल ऊर्जा बनाया। इस प्रक्रिया में CO2 रिलीज हुआ, मतलब CO2 निकला। अब जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में टूट गया, ये तो स्वतंत्र हो गया ना, फ्री हो गया। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया और बनाया कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अब ये जो है ये भी अनस्टेबल है। ये लंग्स के पास पहुंचा जब, तो फिर से हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से बाहर निकल गया। अब फिर हेमोग्लोबिन स्वतंत्र हो गया, तो फिर ऑक्सीजन को लेके जाएगा और फिर इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करेगा। तो आरबीसी का यही काम है कि ले जाना किसको, ऑक्सीजन को सेल तक, जिससे कि रिस्पिरेशन होगा और हमको मतलब श्वसन होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा रिलीज होगा। और फिर उससे जो वेस्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए टॉक्सिक है, मतलब नुकसानदेह है, जहरीला है, तो इसको फिर से बाहर करना है। तो ये काम है हेमोग्लोबिन का, सॉरी मतलब आरबीसी का। ठीक है, अब क्या होता है ना, आरबीसी कितना हमारे शरीर में होता है। ठीक है, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये आमतौर पर एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो देख लीजिए, एक एडल्ट मेल में, मतलब एक वयस्क पुरुष में ये होता है 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ कि 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर मतलब हुआ 1 मिलीमीटर एकदम इतना सा होता है। मान लीजिए उतना बड़ा एक चीनी का आप कण लीजिए, वो अगर खोखला हो तो उसमें जितना ब्लड आएगा उसमें 50 लाख होता है आरबीसी। ठीक है, एडल्ट फीमेल में थोड़ा कम होता है। ठीक है, वयस्क महिला में ये होता है 4.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये वयस्क महिला में होता है इतना। ठीक है, आपको पता होगा 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो ये 45 लाख हो गया। अब जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मतलब इन्फेंट, नवजात शिशु या छोटा बच्चा, उसमें ये ज्यादा होता है 6 से 7 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। और जब हम लोग सोते हैं या हम लोग आराम कर रहे होते हैं, और इन रेस्ट, जब हम लोग सोते हैं या आराम कर रहे होते हैं, तो ये 5% घट जाता है, 5% घटता है। ठीक है, और जब हम लोग तनाव में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस, तनाव में होते हैं, तो ये 5% बढ़ जाता है, 5% बढ़ता है। ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट फीमेल, गर्भवती महिला में ये 5% ज्यादा होता है, 5% ज्यादा। जो व्यक्ति 4200 मीटर ज्यादा ऊंचाई से 4200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई में रहता है, उसमें हो गया, उसमें ये 30% ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 30% ज्यादा। ठीक है,
4200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में ये 30% ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम आपको विस्तृत जानकारी दी आरबीसी के बारे में। अब क्या है ना कि किसी को बहुत ज्यादा आरबीसी हो गया, बहुत ज्यादा आरबीसी, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया। और अगर बहुत ज्यादा पॉलीसाइथेमिया, ये क्या चीज हुआ? ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई हो गया, मतलब जैसे भी बताया है कि जो वयस्क पुरुष है इसमें 5 मिलियन होता है, 7 मिलियन 8 मिलियन इस तरह हो जाए आरबीसी, तो पॉलीसाइथेमिया कहते हैं उसको। और अगर बहुत कम हो गया आरबीसी, तो उसको कहते हैं एरिथ्रोपेनिया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, और अगर बहुत कम हो गया तो उसको कहेंगे हम लोग एरिथ्रोपेनिया। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हम लोग के शरीर में आरबीसी मरता रहता है। आप समझ लीजिए कि 1 मिनट में, प्रत्येक मिनट हम लोग के शरीर में लगभग 20 मिलियन या 2 करोड़ आरबीसी मरता है। या समझ लीजिए हमारे शरीर में जितना आरबीसी है उसका 1% हर मिनट मरता रहता है। और इसका लाइफ स्पैन भी, मतलब जीवन काल भी 120 दिन है। तो इसलिए आपको बीच बीच में किसी की जान बचाने के लिए आपको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, उससे आपको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और ब्लड आपका जितना आप देते हैं उससे 48 घंटा के अंदर, मोर और लेस 48 120 घंटा के अंदर वो बन जाता है। इसलिए अगर आपको कभी ये सौभाग्य मिली, समझ गए, तो जरूर ब्लड डोनेट करिए। अब दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो है WBC। इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कण। इसको बायोलॉजी की भाषा में ल्यूकोसाइट। अब देखिए, अभी बात बताए थे आपको कि आरबीसी बनता है कहाँ, तो ये भी कहीं बनता होगा। तो ये बनता है, ये इतना चीज बनता है, देखिए ये रेड बोन मैरो में बनता है, हिंदी में कहेंगे इसको लाल अस्थि मज्जा। दूसरा, ये लिम्फ नोड्स में भी बनता है। ठीक है, और ये कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी ये बन सकता है। इतना चीज में ही बनता है। बोन मैरो, रेड बोन मैरो में बनता है, लिम्फ नोड्स में बनता है, लीवर स्प्लीन में बनता है। ठीक है, अब ये भी कहीं डिस्ट्रॉय होता होगा। ठीक है, तो ये भी आमतौर पर लीवर स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए क्या है ना कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब औसत जीवन काल, इसका है, औसत जीवन काल कितना? 2 सप्ताह लगभग। ठीक है, समझ गए?
तो आप याद रखेंगे कि WBC रेड बोन मेरो में बनता है, ये लिम्फ नोड भी बनता है और लीवर स्प्लिन में भी बन सकता है। ठीक है, लीवर स्प्लिन में भी बन सकता है। और ये बोन मैरो में भी डिस्ट्रॉय होता है। आप याद रखिए, बोन मैरो में भी डिस्ट्रॉय होता है। बोन मैरो में मतलब अस्थि मज्जा में भी ये नष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बनता है तो इसलिए नष्ट होता है ज़्यादातर कैसे में, अस्थि मज्जा में, और मेन इसमें ही ये नष्ट होता है। ठीक है, अब इसका आकार क्या है, मतलब आकृति क्या है, शेप। इसकी आकृति अमीबा की तरह होती है। हाँ, इसकी आकृति अमीबा की तरह होती है। किसकी तरह? अमीबा की तरह। मतलब ये रेगुलर जैसे तैसे ऐसे टाइप का हुआ ही। ठीक है, तो ये अमीबा की तरह इसकी आकृति होगी। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में? तो ये हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या अभिन्न अंग है। ठीक है, मतलब मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर नेचुरल इम्यून सिस्टम, हमारे प्राकृतिक प्रतिरोधक प्रणाली का सबसे प्रमुख हिस्सा है। अब इसका क्या मतलब आप समझिए। ईश्वर ने हम लोगों को बीमारी से लड़ने की क्षमता प्राकृतिक रूप से दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग रोज बीमार पड़ते। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया और कोई तरह का जर्म सब हमारे शरीर में आएगा तो उसमें यही उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये होता कितना है? ये आमतौर पर 4000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर, 4000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर ये हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अब क्या है ना कि जैसे आपको बता दें कि ये हमारा सेना है। अब मान लीजिए कहीं कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो हम लोग को सैनिक की संख्या बढ़ाना होगा। तो आप इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो डॉक्टर अनुमान ये लगाएगा कि आपके शरीर में कोई दुश्मन का हमला हुआ। डॉक्टर आपको टेस्ट करने का आता है TC DC। TC मतलब हुआ टोटल काउंट, मतलब ये देखेगा डॉक्टर कि कितना आपके पास है। अगर ये ज्यादा हो गया इसका मतलब सैनिक है ये। किसके लिए? दुश्मन जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, बैक्टीरिया और किसी तरह का कीटाणु, तो उसको मारने की सेना है। ये तो सामान्य सेना है। अगर कोई दुश्मन आया तो उससे लड़ने के लिए ये बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग डॉक्टर हम लोग को कहता है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं कि TC और DC कराइए। तो TC मतलब टोटल काउंट और DC मतलब डिफरेंशियल काउंट। मतलब चूंकि क्या होता है ना कि WBC कई तरह का होता है, तो अभी बताएंगे, सबका अलग अलग काम है। तो आप समझ गए इसको कि ये बढ़ने से क्या मतलब हुआ। अगर आप गए ब्लड टेस्ट कराने और ये आपका 11,000 आया, इसका मतलब हुआ कि आपको कोई हल्का फुल्का संक्रमण इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, तो इसका कई कंपोनेंट है, मतलब इसका कई टाइप है, कई प्रकार। क्या क्या प्रकार देखिए, क्या चीज का प्रकार बता रहे हैं? WBC का न्यूट्रोफिल। ठीक है, दूसरा इस्नोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा लिम्फोसाइट, पांचवा मोनोसाइट। ठीक है, अब क्या है ना, इन सब की मात्रा हमारे ब्लड में फिक्स है।
ये लगभग 70% रहना चाहिए। ये 2 से 5% रहना चाहिए। ये लगभग 0.5% रहना चाहिए। ये लगभग 25% रहना चाहिए। ये 3 से 4% रहना चाहिए। अब डॉक्टर देखा इसमें से कोई बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से उसको समझ में आएगा कि आपको जो इसके बढ़ने से तो पता चल गया कि कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं। और अब किस तरह का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण जो आपको बीमारी हुई उसका नेचर क्या है, वो ज़्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है, तो इन सब को डॉक्टर देखता है। यही हुआ डिफरेंशियल काउंट, ये जो बताया आपको, तो इसको देखने से पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की का इन्फेक्शन हुआ है और उसी हिसाब से डॉक्टर आपका इलाज करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि ये जो है इसका काम है कि बैक्टीरिया जो आया उसको पूरी तरह से लपेट के एकदम डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब इनगल्फ करना, उसको अपने आप में समेट लेना। ये जो है स्नोफिल, ये क्या करता है ना कि ये एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन मतलब अगर आपको ये क्या है ना, जैसे आप देखिए किसी को सर्दी खांसी हो गया है तो वो कराता है स्नोफिल का टेस्ट, तो उसका 10% आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये बढ़ा, मतलब हुआ कि आपको जो सांस नली से संबंधित कहीं इन्फेक्शन हुआ, तो ये आमतौर पर एलर्जी के कारण होता है। तो एलर्जी को खत्म करने के लिए बनाता है एंटीटॉक्सिन। ठीक है, और ये भी बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है उसी तरह से जैसे हम आपको बताए कि ये करता है। अब ये क्या है कि ये हिस्टामाइन, हाँ, ये रिलीज करता है। इससे क्या होता है ना कि आपका अगर मान लीजिए कि आपका जो अंदर में आपको पढ़ाएंगे आगे जब क्या कहते हैं आपको, जब ये पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे लंग्स, तो उसमें बताएंगे कि अंदर में जो पाइप वाइप है, तो वो मान लीजिए सिकुड़ गया, उसमें क्या हो गया कि अंदर स्वेलिंग हो गया, तो इसके उत्पादन से जैसे सोलिंग हो गया अंदर, तो वो तो छोटा हो जाएगा ना छेद, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसके कारण वो मतलब वो जो अंदर में जो थोड़ा छोटा हो गया, सकरा हो गया रास्ता, उसको वो फिर सही हो जाता है। और ये जो है ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब बैक्टीरिया को मारने का बंदूक है ये। ठीक है, और ये भी किसी न किसी जर्म को मारने का उपाय करता है। तो सबका अलग अलग काम है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो हम लोगों को बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसमें इसका WBC का मतलब श्वेत रक्तकण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, अब एक और चीज समझ लीजिए कि आपको कभी चोट उठ लगी होगी, नहीं? तो चोट लगने से क्या हुआ होगा, जैसे मान यहाँ चोट लगी तो ये यहाँ पर देखिए कि स्वेलिंग हो गया, और नीला हो गया, और यहाँ गरम गरम लग रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये सब मोनोसाइट लिम्फोसाइट ये सब वहां जाके जमा होकर के जो आपका टिश्यू मतलब जो उत्तक सेल मतलब कोशिका ये सब जो डैमेज हो गया उसको चारों तरफ से घेर घार के उसको जो आपका सेल डैमेज हो गया उसको साफ सुथरा करके आपको तो आगे इसका प्रभाव नहीं हो, ये काम करता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि WBC बहुत बढ़ गया हमारे शरीर में, बहुत मतलब जैसे होना चाहिए कितना, इतना, अब हो गया 5 लाख, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो WBC तो चूंकि भी बताया कि आपको बाहर से जर्म वर्म आया उसको भी खाता पीता है, मतलब खाता पीता है उसको मारता है, तो आपका आरबीसी को मार सकता है। तो ये क्या करेगा, आपका आरबीसी को मारने लगेगा, तो आपका आरबीसी कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने वाला तो रहेगा नहीं, तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि जब हमारे ब्लड में WBC की मात्रा
असाधारण रूप से बढ़ जाती है तो उसको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। When the number of WBC increases abnormally, the condition is known as ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। लिख देते हैं, देखिए ल्यूकेमिया, इसी को कहते हैं हम लोग ब्लड कैंसर। अब क्या है ना कि ये तो हो गया, तीसरी चीज आपको बताएंगे क्या, तो देखिए जरा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। ये हमारे शरीर में होता है आमतौर पर 2 लाख से 4 लाख के बीच, ठीक है। और 3 से 5 दिन इसका जीवन काल रहता है। जीवन काल कितना? लाइफ स्पैन हो गया इसका 3 से 5 दिन। इसकी संख्या कितनी हुई? संख्या हो गई 2 से 4 लाख। और ये बनता कहाँ? ये भी रेड बोन मैरो बनता है, लाल अस्थि मज्जा में ये भी बनता है, ठीक है। और ये आमतौर पर मरता है स्प्लीन में। इसको याद रखना है कि ये लाल अस्थि मज्जा में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, और ये स्प्लीन में नष्ट होता है। उसका काम क्या है बता दें? अच्छा, ठीक। इसका काम क्या है समझ लीजिए। इसका काम है ब्लड को जमने में मदद करना, ठीक है। ब्लड को जमने में मदद करना। अब ये कैसे ब्लड को जमने में मदद करता है? जैसे मान लीजिए कि अब हमारा यहाँ पर अभी कट गया, देखिए यहाँ कट गया तो यहाँ से ब्लड चुएगा, ब्लड निकलेगा ना, तो धीरे सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्या करता है, यहाँ देखिए क्लॉट हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए खट्टी हो गया, ठीक है। खट्टी का मतलब वो वहां पर हार्ड ऐसा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? लीक बंद हो गया, लीकेज जो है बंद हो गया, पहला चीज। और दूसरी बात ये हुई कि अब बाहर से इसमें बैक्टीरिया जो भी कीटाणु है, मतलब वहां पूरा तरह से लीक को सील कर दिया गया। तो इससे दोनों फायदा होता है, एक तो फर्दर ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि वो सील हो गया तो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोसाइट जो भी हम आपको बताए, थ्रोम्बोसाइट, ये क्या होता है ना, ये डिसइंटीग्रेट करता है, मतलब ये टूटता है, और ये एक चीज बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज, हाँ, या इसी को कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको हम लोग एक्स फैक्टर या फैक्टर एक्स या स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं।
स्टुअर्ट फैक्टर। अब ये क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर, प्रोथ्रोम्बिन आपको बताया है, प्रोथ्रोम्बिन बताया आपको, ब्लड प्लाज्मा में बताए थे कि क्या क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन वगैरह वगैरह। तो ये कैल्शियम आयन के साथ, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर बनाएगा थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन फिर कैल्शियम आयन के साथ मिलकर बनाता है थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और फिब्रिनोजेन। ये भी आपको बताए अभी कि ब्लड प्लाज्मा में होता है, थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के साथ और फिब्रिनोजेन के साथ मिलकर बनाता है फिब्रिन। क्या बनाया? फिब्रिन। अब फिब्रिन क्या है ना कि ये रेशा टाइप का चीज होता है, फाइबर टाइप का, समझे। अब उससे क्या होता है, पूरा ब्लड प्लाज्मा को ये स्क्वीज करके, मतलब उसको पूरा दबा करके अब ब्लड प्लाज्मा निकालता है, उसका वहां पर ठोस हो जाता है, तो उसको वो क्लॉट कर जाता है, उसी को कहते हैं क्लॉट। उसको क्या कहते हैं? क्लॉट। ठीक है, इसको समझे, फिर से समझ लीजिए कि थ्रोम्बोसाइट्स डिसइंटीग्रेट करता है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एंजाइम है एक तरह से, ठीक है, बनाया। अब ये कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन जो मैं आपको बताया ब्लड प्लाज्मा में होता है, उसके साथ मिलकर बनाया थ्रोम्बिन, और फिर थ्रोम्बिन जो है वो फिर कैल्शियम आयन और फिब्रिनोजेन के साथ मिलकर बनाया फिब्रिन। अब देखिए प्रश्न हमेशा आता है, ये यूपीएससी में भी प्रश्न आया था किसी जमाने में, ठीक है, कि जब हम यूपीएससी देते थे उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, कि कौन सा तत्व रक्त को जमने में मदद करता है, विच एलिमेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो कैल्शियम, समझे। अब इसमें ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, तो ये सब तत्व नहीं ना है, जब तत्व है तो इसको हमको याद रखना है कि कौन सा तत्व जो है वो ब्लड को जमने में मदद करता है, तो हमेशा याद रखना है। दिख रहे हैं ना, कैल्शियम ही सब किया, ठीक है, सुबह दें। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा रक्त जमना क्यों जरूरी है, ठीक है। देखिए अब क्या है ना कि हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड जम सकता है, तो उसके लिए अंदर में एक चीज है, हेपरीन। इसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। इसको याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम पाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हेपरीन होता है, ठीक। दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर ब्लड को मतलब चलने में, पास करने में दिक्कत होगी, मतलब स्मूथली ब्लड अगर फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो जम जाएगा अंदर में भी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है, आप सुनते होंगे आजकल सबको कोलेस्ट्रॉल, तो बीपी क्या क्या होते रहता है ना, तो किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है, तो मान लीजिए कि ये पाइप है, इससे ब्लड जा रहा है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो उसको ब्लड जो है स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर जमा हो जाएगा, जम जाएगा। तो जम जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो उसकी जान जा सकती है, समझे। यह बहुत तरह का चीज होता है, आप देखते होंगे पैरालिसिस हो गया, ब्लड जमा, हेमरेज हो गया, क्या ब्रेन में क्लॉट हो गया, तो उसको बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, आपको पता है, हार्ट अटैक हो गया, बहुत तरह की चीजें होती है, ठीक है। तो आपको ये क्या बताया आपको अभी, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड का जो कंपोनेंट था वो आपको बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप।
अच्छा एक चीज छूट गया, रुक जाइए। क्या है ना कि हम लोग का ब्लड आमतौर पर जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड को जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को, जैसे अभी बताया ना, 2 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होना चाहिए। अब किसी को 2 लाख है तो उसमें 3, उसको मान लीजिए 2 मिनट में 5 मिनट में जमेगा, किसी को 2.5 लाख है तो 4 मिनट में जमेगा, और बहुत सारा फैक्टर है जिस कारण से 2 से 5 मिनट अलग अलग व्यक्ति को के रक्त को जमने में लगता है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको जेनेटिक कारण से, मतलब आनुवांशिक कारण से, उसको इसकी संख्या काफी कम होती है। जेनेटिक कारण मतलब उसमें उसका कोई दोष नहीं, वो कोई बाहर से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के कारण नहीं हुआ है, उसको आनुवांशिक कारण से उसके शरीर में प्लेटलेट्स बहुत कम बनता है, मान ली 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह टाइप से। तो ऐसे व्यक्ति के रक्त को जमने में आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक लग सकता है। बात समझ में आई कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आनुवांशिक कारणों से ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम होता है, तो ऐसे व्यक्ति का रक्त जमने में आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक लग सकता है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको 1000 है, 500 है, 2000 है, कितना है, उस हिसाब से आधा घंटा से लेकर 24 घंटा लग सकता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड लगातार 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा निकलते रहेगा तो मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं हेमोफीलिया। इसको क्या कहते हैं? हेमोफीलिया, ठीक है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया। अब ये बीमारी जो है जिस दोषपूर्ण जीन के कारण होती है, इसको लिख लीजिए, लिखिए तो, लिखिए हेमोफीलिया, लिखिए हेमोफीलिया नामक बीमारी एक आनुवांशिक बीमारी है और इसमें ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि ये कम बनता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स ऐसे व्यक्ति में कम बन पाता है, ठीक है। देखिए, इट इज ए जेनेटिक डिजीज, लेकिन इन दिस कंडीशन द पेशेंट हैव very little amount of blood platelets। अब ये क्यों होता है, मतलब ये जो होता है तो कैसे हम लोग को अपने माँ बाप से कैसे आता है, तो लिखिए द डिफेक्टिव जीन which causes this disease is carried by the mother, but the disease is manifested more in the defective gene. The carrier of defective gene is mainly female, but the disease is carried, the disease is manifested more in male। हिंदी में लिख लीजिए, जिस दोषपूर्ण जीन के कारण यह बीमारी होती है उसकी वाहक महिला होती है, लेकिन इसके लक्षण पुरुषों में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, पुरुषों में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। देखिए, इसको उदाहरण से समझा दें आपको। इसे मान ली कि जिस डिफेक्टिव जीन या दोषपूर्ण जीन के कारण ये बीमारी होती है वो मेरी माँ में, ठीक है,
तो वही जीन आया हमको और मेरी बहन में, तो मेरी बहन को बीमारी नहीं होगी, हमको बीमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये बीमारी महिलाओं में होगी ही नहीं। कुछ कंडीशन है जो हम आपको आगे बताएंगे, जिस स्थिति में लड़कियों में भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझ गया। अब ये बीमारी ब्रिटिश राजघराने में है, तो इसलिए इसको शाही बीमारी भी कहते हैं, रॉयल डिजीज को शाही बीमारी भी कहते हैं, शाही बीमारी भी कहते हैं। क्योंकि यह ब्रिटिश राजघराने में ये बीमारी है, इसलिए इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। अब इतना ही आपका हो गया ब्लड। अब ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाएंगे, अभी 2 मिनट लगेगा, घबराना नहीं है। देखिए, तो देखिए क्या है ना, ब्लड ग्रुप है 4 तरह का, ए बी और ओ। अब ये क्या होता है ए बी और ओ? देखिए क्या है ना, जैसे हमारे ब्लड में एक विशेष प्रकार का, जैसे मान लीजिए इसके ब्लड में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, उसको नाम दे दिया गया ए। ठीक है, अब इसके ब्लड में ये वाला प्रोटीन नहीं होकर के अलग तरह का प्रोटीन है, उसको नाम दे दिया बी। और इसके ब्लड में ये वाला प्रोटीन भी है, वो वाला भी है, तो ये हो गया ए बी। और उसके वाले में न तो ये वाला है ना ये वाला, तो वो हो गया 0, तो इसको कहा गया 0। बात समझ में है कि मतलब ये ए बी का क्या कंसेप्ट है कि इस अभी बताया आपको कि इसके ब्लड में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको नाम दिया गया ए, इसके ब्लड में उससे अलग तरह का प्रोटीन है, इसको नाम दिया गया बी। इसके ब्लड में दोनों तरह का प्रोटीन है, इसलिए इसको नाम दिया गया ए बी। और इसके ब्लड में किसी भी तरह का उस तरह वाला प्रोटीन ए बी नहीं है, न बी है, तो उसको कहा गया 0 या 0 ओ। अब ये एंटीजन क्या होता है पहले आपको बता दें। एंटीजन क्या होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में, ये बाहर से आ सकता है, ये तो हम लोग के शरीर में है, लेकिन बाहर से कोई चीज आता है तो उसको कहते हैं हम लोग एंटीजन। वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब उसको मारने का तरीका, मतलब उसके मारने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए इनिशिएट करता है।
तो अब ये जो है, अब चूंकि इसको अपनी पहचान है, ये अलग तरह का एंटीजन मतलब प्रोटीन है, इसके पास अगर बी आएगा तो ये बना सकता है क्या एंटीबॉडी, एंटी-बी, मतलब बी को मारने के लिए बनाएगा, तो इसलिए एंटी-बी। अब ये बी है, तो ये चूंकि बी है तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि तो अपना चीज है। अब इसके शरीर में अगर ए वाला आएगा तो ये एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगा, और ये जो है चूंकि दोनों तरह का इसमें है तो इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और इसमें चूंकि कोई भी इस तरह का चीज नहीं है तो इसके शरीर में दोनों एंटी ए एंटी बी दोनों बन सकता है, या बनेगा या है। ठीक है, तब कौन किससे ब्लड ले सकता है? ए केवल ए और ओ से ले सकता है, ये बी से लेगा तो क्या होगा, तो उसमें तो बी को मारने वाला इसमें एंटी बी है। ठीक है, और बी बी से ले सकता है, ए से लेगा तो क्या होगा कि ए से आएगा इसके पास एंटी ए है तो ए को मार देगा, ये मतलब ये ओ से ले सकता है, ये ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, और ओ से ले सकता है, और ये केवल ओ से लेगा। फिर से बता दे रहे हैं, ए के पास चूंकि एंटी बी एंटीबॉडी है तो ये बी से नहीं ले सकता है ब्लड। ठीक है, उसी तरह बी के पास चूंकि एंटी ए एंटीबॉडी है इसलिए ए से नहीं ले सकता है ये, और इसके पास एंटी ए और बी दोनों एंटीजन है तो इसमें बन सकता है एंटीबॉडी इस तरह का। ठीक है, तो और ये चूंकि दोनों है तो इसलिए ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, ये कंपेटेबल है, मतलब ये सब को दे सकता है। ठीक है, तो मोटे तौर पर इतना याद रखना है कि ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए ले सकता है ओ से और ए से, बी ले सकता है बी से और ओ से, और ए बी ए से, बी से, ए बी से, ओ से, और ओ केवल ओ से लेगा। तो ये चूंकि सबसे ले रहा है तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब सर्वग्राही। यूनिवर्सल रेसिपिएंट हिंदी में इसको लिख देते हैं सर्वग्राही। और ये सबको दे रहा है तो इसलिए इसको कहेंगे सर्वदाता। बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ कि नहीं कि ये एनटीए कौन किसको देगा? समझ गए? अब क्या है ना कि जब हम लोग किसी से ब्लड लेते हैं तो केवल ये ग्रुप का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग एक और चीज का ध्यान रखते हैं। हम लोग खोजी हैं तो हम लोग देखे कि एक बंदर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीसस मंकी। कौन सा मंकी? रीसस मंकी। ये बंदर में के ब्लड में ये वाला एंटीजन पाया गया, किसी में ये वाला पाया गया, किसी में दोनों पाया गया, और किसी में कोई कुछ नहीं पाया गया, तो इन लोगों का भी ब्लड ग्रुप होता है सही। लेकिन पहली बार देखा गया रीसस मंकी में कि ये एंटीजन या ये एंटीजन छोड़ करके कुछ और भी प्रोटीन है। तो चूंकि वो पहली बार पाया गया रीसस मंकी में तो इसलिए उसको नाम दिया गया रीसस फैक्टर। उसको क्या नाम दिया गया? रीसस फैक्टर। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं RH फैक्टर। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए कि एक मंकी है रीसस मंकी, उसमें भी ये सारा एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि रीसस मंकी में इसके अतिरिक्त भी कुछ और प्रोटीन है। अगर वही प्रोटीन इसके पास कुछ और प्रोटीन है, उसका नाम दे दिया गया रीसस फैक्टर। वही प्रोटीन अगर ए वाले के पास है तो उसको प्लस कहा गया, नहीं है तो माइनस,
बी वाले के पास है तो उसको प्लस कहा गया, नहीं है तो माइनस। इसी तरह से हर ब्लड ग्रुप में दो चीज हो गया, प्लस और माइनस। अब मान लिया जाए कि ए दे रहा है बी को ब्लड, ठीक है, तो बी के पास एंटी ए है तो मरेगा। तो इसलिए केवल अभी आपको बताया कि ए से ही ले सकता है और से लेता है, तब मान ली ए पॉजिटिव से ले रहा है ए निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हुआ आर एस फैक्टर है ये, कि इसके पास एक अतिरिक्त प्रोटीन है जो इसके पास नहीं है। और अभी हम आपको बताया कि कोई भी चीज जो बाहर से आएगा तो उसको मारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है। तो ये तो इसमें चला गया, ठीक है, तो चला गया तो इसके पास वो था नहीं, तो इसके गैस में बन गया यहाँ एंटीबॉडी। अब ठीक है, एंटीबॉडी बन गया तो ये मर सकता है। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं बात? कि ये इसके शरीर में आ गया, एंटीबॉडी बन गया, तो अभी खाली क्या है कि एंटीबॉडी बना है। समझिएगा, पहली बार ये लिया जब ए पॉजिटिव से ए निगेटिव, तो इसके अगेंस्ट में इसके शरीर में एंटीबॉडी बना, तो अभी ये मरेगा नहीं। अब दोबारा अगर ले लेगा फिर किसी ए पॉजिटिव वाले से, तो उसको मारने के लिए इसके शरीर में एंटीबॉडी पहले से बन के तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला अपने ही ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव आरएच फैक्टर से एक ही बार सुरक्षित ब्लड ले सकता है। दोबारा अगर वो ब्लड लेगा पॉजिटिव वाले से, अपने ग्रुप के पॉजिटिव वाले से, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? फिर से बोलते रहे कि ये चूंकि पॉजिटिव है, इसके पास कुछ ऐसा है जो इसके पास नहीं है, तो कुछ भी बाहर से आएगा तो इसके एक शरीर में एंटीबॉडी बनेगा उसके लिए। तो एंटीबॉडी बनेगा तो अभी केवल एंटीबॉडी बना है। अब दोबारा फिर से अगर ये लेगा तो इसको, ये जो चीज है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पहले से बन के तैयार है तो मरा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ब्लड ग्रुप वाला निगेटिव आरएच फैक्टर का, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला अपने ही ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव आरएच फैक्टर वाले से एक ही बार ब्लड ले सकता है सेफली। दोबारा लेगा तो मर जाएगा या मर सकता है। ठीक है, अब उल्टा देखिए, ए निगेटिव से लिया ए पॉजिटिव, तो इसके पास ये नेगेटिव बता रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं, बनेगा क्या? तो कुछ नहीं है का एंटीबॉडी नहीं बनेगा, तो इसलिए पॉजिटिव आरएच फैक्टर वाला व्यक्ति अपने ही ग्रुप के निगेटिव आरएच फैक्टर वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि मान ली कोई माँ है, मदर, अब माँ के गर्भ में, माँ है निगेटिव, अब माँ के गर्भ में जो संतान है वो पॉजिटिव है। आपको पता होगा कि हम लोग माँ के शरीर से जुड़े रहते हैं, नाभि से दो पाइप रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो एक पाइप से हमारे माँ के शरीर से भोजन पानी सब चीज ब्लड हमारे शरीर में आता है, और दूसरे पाइप से हमारा जो वेस्ट मतलब गंदा हिस्सा सब जाता है माँ के शरीर में। तो अब ये हमारे शरीर में ये जो संतान है इसको प्लस है, मतलब आरएच पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें कुछ है, अब माँ को नहीं है तो ब्लड तो आदान प्रदान होता रहेगा, तो इसके अगेंस्ट में माँ के शरीर में बन जाएगा क्या? एंटीबॉडी।
तो ये बच्चा तो मान लीजिए कि समय पर बाहर चला गया, मामला खत्म। देखिए अगला बच्चा अगर फिर से आ जाएगा पॉजिटिव वाला, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो वो गर्भ में ही मर जाएगा, ठीक है, या एबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन वो संतान नहीं बचेगा, ठीक है। तो आमतौर पर गांव में क्या होता है, किसी महिला को इस तरह से पहला संतान सही सही हुआ और दूसरा संतान इसी तरह मर जा रहा है, तो गांव में तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि डायन खा गई। तो झगड़ा लड़ाई भी होता है गांव में इसके कारण, आपको पता होगा शायद। तो जो भी आप इसको समझ गए कि इसको ध्यान रखिएगा कि केवल ब्लड लेने देने के लिए केवल ग्रुप का ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं, बल्कि आरएस फैक्टर का भी ध्यान रखते हैं। और एक बात आपको बता दें, जैसे यहाँ पर लिखे यूनिवर्सल डोनर, तो ये तो मान लीजिए मोटे तौर पर आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि इस तरह की ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, वगैरह वगैरह, और ओ सबको देगा। देखिए अब क्या है ना कि ओ भी तो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब मान लीजिए ओ पॉजिटिव देगा किसी को, ओ पॉजिटिव दिया मान लीजिए ए नेगेटिव को, तो इसके पास तो कुछ है जो इसके पास नहीं है, तो इसके एंटीबॉडी बनेगा, फिर दोबारा दिया तो इसकी जान जा सकती है। तो यूनिवर्सल डोनर एग्जैक्टली अगर मानेंगे हम लोग, तो इसको मानेंगे, किसको, ओ निगेटिव। अगर आपको स्पेसिफिक परीक्षा में अगर रहे कि कौन सा निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता, ओ भी रहे, ओ पॉजिटिव रहे, ओ निगेटिव रहे, इस तरह से रहे, तो आपको ओ निगेटिव आंसर देना चाहिए। जिसको हम एक्सप्लेन की कि क्यों ओ निगेटिव, आप समझ लीजिए। तो ये हम आपको पूरा ब्लड से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप और सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह सब पढ़ा दिए। हमको लगता है कि आपको, अगर आप ध्यान से सुने होंगे और जो कुछ कुछ लिखे होंगे, तो हमको लगता है कि आपको अच्छी जानकारी हुई होगी। क्या सबको समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, बहुत नॉलेज इन्हांसमेंट हुआ? तो चलिए आज इतना ही, जय हिंद। अगले क्लास में हम लोग संभवतः, इसको बता दें, अगले क्लास में हम लोग संभवतः पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह। अब जितना भी कोशिश तो करेंगे सारा चीज पढ़ा दें, लेकिन एक क्लास में हमको लगता है संभव होगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भोजन और पोषण, भोजन और पोषण। चलिए, जय हिंद।